if x gram of A contains Y atoms, okay, x gram of A contains Y atoms, then calculate the number of atoms in 2x gram of B. ठीक है, so यहाँ पे ही थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो रहा होगा लोगों को इस सेंटेंस में। तो पहले तो हम निकाल लेते हैं कि मुझे एटॉमिक मास गिवन है ए का, और ए में एक्स ग्राम गिवन है, तो मैं नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेती हूँ, या फिर मैं निकाल लेती हूँ नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, ठीक है, या फिर मोल्स। किसके इक्वल होता है? गिवन मास विच इज योर एक्स डिवाइडेड बाई एटॉमिक मास, या फिर क्योंकि हम एटम की बात करें तो एटॉमिक मास हो गया, मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 20। Okay, so atomic weight of two elements A and B is 20 and 40 respectively. If x gram of A contains Y atoms, ठीक है, मतलब आपके पास जितना भी इसका x ग्राम है उसमें उसमें एटम्स कितने हैं? Y एटम्स। तो मैं निकाल लेती हूँ कि एटम्स कितने हुए। ओके, तो एटम्स किसके इक्वल हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू y, बिकॉज जितना भी x ग्राम में x ग्राम ऑफ A के जितना भी मॉलिक्यूल्स आएंगे वो किसके इक्वल है? Y एटम्स के इक्वल है। ठीक है, ये हमने लिख लिया। ओके, अब मेरे को एटम का काउंट करना है, तो मैं एटम कैसे लिखूंगी? एटम किसके इक्वल होता है? जो भी आपके पास मोल्स होगा मल्टीप्लाइड बाई Na, है ना। नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ एटम्स विल बी इक्वल टू मोल्स इनटू Na, क्योंकि हमको ये पता है कि 1 मोल में Na नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, और मेरे पास यहाँ कितने मोल्स गिवन है? x/20। सो x/20 मोल्स में कितना हो जाएगा? x/20 इंटू Na। ये मेरे पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स हो गया, और यही किसके इक्वल है? y के इक्वल है। ठीक है, देन आपको क्या करना है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 2x ग्राम ऑफ B। ठीक है, नाउ अब नंबर ऑफ एटम्स ऑफ B निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ B किसके इक्वल होगा? गिवन मास। गिवन मास मुझे क्वेश्चन में गिवन है कितना? 2x डिवाइडेड बाई मोलर मास, और मोलर मास कितना है मेरे पास? 40। ओके, ये हो गया आपके पास नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। तो अब अगर मुझे नंबर ऑफ एटम्स निकालना है इसका ऑफ बी, तो किसके इक्वल हो जाएगा? अगेन 1 मोल इज इक्वल टू Na, दैट मीन्स 2x/40 moles will be equal to 2x/40 multiplied by Na। यहाँ पे मेरे पास एटम्स हो जाएगा 2x/40 इंटू Na। और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे? then if x gram of A contains Y atoms, then calculate the number of atoms in 2x। तो आपको ये बताना है एक्चुअली इन टर्म्स ऑफ y, इन टर्म्स ऑफ y। सो यू नो दैट x/20, ओके, इसको आप सॉल्व करोगे, इसको कैलकुलेट करो तो कितना आएगा यहाँ पे? 2 और ये हो गया 20, दैट मीन्स x/20 इंटू Na, विच इज इक्वल टू y इंटू Na। इज दैट क्लियर? विच इज इक्वल टू एक्चुअली y ही है, मोल्स इंटू Na इज इक्वल टू y, नो, तो इट इज एक्चुअली y ओनली। समझ में आया सबको? क्लियर है? तो आंसर कितना हो जाएगा? y एटम्स। कोई डाउट है तो पूछ लो। If this is clear to everyone, let me know. अगर कुछ भी डाउट है तो पूछो। यस मैम। ओके, तो हमारे पास क्या था कि नंबर ऑफ ग्राम एटम्स मतलब मोल्स निकाले हमको, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, दैट मींस x/20 हो गया। ग्राम एटम्स इज मोल्स क्रिश, और नंबर ऑफ एटम्स मतलब कितने उसमें एटम्स प्रेजेंट है। नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इज मोल्स ओनली क्रिश। आई टोल्ड यू ना, उसके दो अलग अलग नाम है, तो इसलिए मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया है मोल्स, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। मोल्स लिख दिया। नंबर ऑफ ग्राम एटम्स मतलब मोल्स के बारे में पूछ रहे हैं, और नंबर ऑफ एटम्स मतलब आपको ये मोल्स पता चल गया, तो 1 मोल में इतने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, तो जितना भी मोल्स है उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या था? नंबर ऑफ ग्राम एटम्स हमको निकालना है, गिवन मास दैट इज योर एक्स
डिवाइडेड बाई 20 मोलर मास इतने। और अगर मुझे इसको y के इक्वल मत करो फॉर दैट मैटर, और मुझे नंबर ऑफ एटम्स निकालने, मतलब मोल्स इनटू Na। 1 मोल में Na एटम्स होते हैं, तो x/20 मोल्स में कितना हो जाएगा, x/20 इंटू Na। ये टोटल नंबर ऑफ एटम्स हो गए विच विल बी इक्वल टू y। अब मुझे दूसरे का निकालना है 2x ग्राम का फॉर B। तो मुझे पता है नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ B किसके इक्वल होगा, 2x/40 which is equal to moles। moles मतलब given mass, that is your 2x divided by atomic mass या फिर molecular mass which is your 40। इसको सॉल्व किया तो मेरे पास आ जाएगा बेसिकली x/20 ही। तो नंबर ऑफ एटम्स में कैसे निकालूंगी, अगर 1 मोल में Na नंबर ऑफ एटम्स है यहाँ राइट हैंड साइड में, तो 2x/40 में कितना हो जाएगा, 2x/40 इंटू Na। ये टोटल नंबर ऑफ एटम्स हो गया। ओके, और ये किसके इक्वल आ रहा है, y एटम्स के इक्वल आ रहा है। ये दोनों सेम ही तो हो गया है ना। तो आप इसको ये भी लिख सकते हो, मोल्स कितना है, x/20 इंटू Na इज इक्वल टू y। तो ये सेम ही आ गया। तो इसका मतलब है कितने एटम्स प्रेजेंट है इसमें, y एटम्स। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, next question is saying that weight of 50 atoms of an element is 3000 AMU. Calculate the number of atoms in 240 grams of the element. ठीक है, तो weight of 50 atoms, weight of 50 atoms किसके इक्वल है, 3000 AMU। तो अगर मुझे निकालना है weight of 1 atom, तो कितना हो जाएगा, 3000 divided by 50 which is equal to 5 6 30, तो 60 हो जाएगा, 60 AMU। इज दैट क्लियर टू एवरीवन। और आपको मैंने ये बताया कि चाहे AMU, अगर मैं AMU के रिस्पेक्ट में बोल रही हूँ तो AMU बोल दूंगी, बट अगर मुझे ग्राम के रिस्पेक्ट में लिखना है तो ग्राम एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, 60 ग्राम्स। यस और नो। अगर मैं ग्राम एटॉमिक मास के टर्म्स में लिखना चाहूँ तो मास कितना हो जाएगा, 60 ग्राम्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज योर, आपसे क्वेश्चन में पूछा था कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 240 ग्राम्स। Calculate the number of atoms in 240 grams. So 60 grams में you have how many atoms? 1 atom. तो 1 ग्राम में कितना एटम होगा, 1 डिवाइडेड बाई 60 एटम। तो फिर 240 ग्राम्स में कितना एटम्स हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 240 which is equal to how much, ये हो गया आपके पास 4। Is that clear to everyone? मैम मैम वो 1 मोल होगा ना मैम, कहाँ पे, 60 ग्राम इक्वल्स 1 मोल। Where? हाँ, मास ऑफ 1 मोल, हाँ मास ऑफ 1 मोल 60 ग्राम इज इक्वल टू जो भी होगा, हाँ 1 मोल का जो भी मास होता है वही ग्राम एटॉमिक मास होता है। तो 1 मोल का मास कितना है, तो इसको चलो मोल्स के रिस्पेक्ट में कर लो, इसको मोल्स ही कर लो। ओके, ये 1 मोल का हो गया, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 ग्राम में 1/60 मोल्स, तो 240 ग्राम्स में बेसिकली यू आर गेटिंग 4 मोल्स। ठीक है, तो ये मोल्स निकल के आ गए। अब मेरे को एटम्स निकालने हैं, तो 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं, Na। तो 4 मोल्स में कितने एटम हो जाएंगे, 4 इंटू Na विच इज इक्वल टू, आप मल्टीप्लाई कर लो, 4 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 which will be somewhere around I think 2.4 into 10⁻24 आ जाएगा। Is that clear to everyone? या वापस से बताओ। मैम एक डाउट है मैम, यहाँ पर वेट ऑफ 1 एटम बोला है, हमें वेट ऑफ 1 एटम 60 AMU मिला है। हाँ, और हमें मैम इस क्वेश्चन में हमें 240 ग्राम एटॉमिक मास फाइंड करना है, मतलब 240 ग्राम एटॉमिक मास के लिए फाइंड करना है ना मैम। हाँ नहीं, आपको कैलकुलेट करना है 240 ग्राम तो AMU ग्राम एटॉमिक मास की तो इक्वल होता है ना मैम, not gram atomic mass, it is for 240 grams।
तो जब भी हम AMU को कन्वर्ट करते हैं ग्राम्स में, तो यहाँ पे तो ये वेट ऑफ 1 एटम था। जब भी मेरे को AMU को कन्वर्ट करना है ग्राम्स में, तो ये 1 AMU जो है वो 1 एटम का होता है मास। बट जब हम उसको ग्राम एटॉमिक मास में आ जाते हैं, तो ग्राम एटॉमिक मास का डेफिनेशन होता है कि जो भी इसका मास होगा वो किसके लिए होगा, 1 मोल के लिए। मैम मतलब यहाँ पे जो 1 AMU इज इक्वल टू 1 मोल, मतलब 1 मोल इंटू AMU 1 AMU इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास, ये होगा ना? हाँ चलो मैं एक बार और बता देती हूँ। यहाँ पे मैं ये एक्स्ट्रा है, ठीक है, एक चीज और बता देती हूँ, नोट्स में इसको मत लिखना। हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि वेट ऑफ 50 एटम्स कितना है, 3000 AMU। AMU के रेस्पेक्ट में इतना है। दैट मीन्स वेट ऑफ 1 एटम कितना हो जाएगा, 3000 डिवाइडेड बाई 50 AMU, which will be equal to your 60 AMU। ठीक है, अब मुझे ये पता है कि ग्राम एटॉमिक मास का डेफिनेशन क्या होता है, इट इज द वेट ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स, है ना, इट इज द वेट ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स होता है। तो जब मैं इस AMU को ग्राम्स में कन्वर्ट करूंगी, तो इट विल बी इक्वल टू 60 ग्राम्स। दैट मीन्स वेट ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स विल बी इक्वल टू 60 ग्राम्स। बस अब मेरे को यहाँ से मैं मोल्स निकाल लूंगी। 60 ग्राम्स में 1 मोल आ रहा है, तो 1 ग्राम में हो जाएगा 1/60 मोल्स। और अगर मेरे को क्वेश्चन में 240 के लिए बोला है, तो 1 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 240 विच इज इक्वल टू 4 मोल्स। ये मेरा मोल्स के रेस्पेक्ट में आ गया। क्वेश्चन में बोला है एटम्स निकालने के लिए, तो अब मैं बोलूंगी कि 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23 एटम्स होता है। तो 4 मोल्स के लिए कितना हो जाएगा, 4 इंटू 6.023 इंटू 10 रेज़ पावर 23 atoms, which will be equal to 2.4 into 10 raised to the power 24 atoms। ठीक है, मैम ग्राम एटॉमिक मास का डेफिनेशन वेट ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स। उतना ही मैम। हाँ हाँ इतना ही। मैम पूछो। मैम लास्ट क्वेश्चन का आंसर वो y/na आ रहा है। नहीं y/na नहीं आ रहा, अभी तो हमने किया। हाँ मैम, वो उसमें जब हम मोल्स लेंगे वो x/20 इंटू x/20 होगा ना मोल्स। हाँ ठीक है, तो फिर y इज इक्वल टू x/20 इंटू na है ना हाँ y इज इक्वल टू x/20 इंटू na। ठीक है, मैम, तब x इज इक्वल टू हम y इंटू 20/na होगा ना, तब हम तो वैसे करने से आंसर x की y/na वैल्यू आ थोड़ी रहा है। निकालनी है तुमको। x का वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन थोड़ी बोल रहा है। मैम क्वेश्चन x का वैल्यू निकाल के उसे 2x/40 वो b के इसमें डालने से तो भी नहीं होना चाहिए, तो भी तो आप मोल्स निकाल रहे हो ना उसमें। आप जो बोल रहे हो यहाँ पे, आप क्या बोल रहे हो कि यहाँ तक समझ में आ गया था, आपने बोला यहाँ पे 1 सेकेंड, हाँ x/20 तो मोल्स हुए। तो अगर मुझे एटम्स निकालने हैं तो क्या हो जाएगा, x/20 इंटू na, ये किसके इक्वल है, y के। अब अगर b का मेरे को मोल्स निकालना है, दिस इज फॉर a, फॉर b अगर मुझे मोल्स निकालने हैं, इट विल बी 2x/40। तो अगर मुझे b के एटम्स निकालने हैं, तो कितना हो जाएगा 2x/40 इंटू na, विच इज इक्वल टू x/20। और ये होल वैल्यू किसके इक्वल, y के। तो एटम्स तो y एटम्स ही हो गए ना। हाँ ठीक है, हाँ मैम ठीक ओके। है। एनीथिंग एल्स, एनी डाउट? और किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लो, कोई इशू नहीं है पूछने के लिए। हमारा थोड़ा स्लो चलेगा स्टार्टिंग में, बट समझ में आना चाहिए, दैट शुड बी द प्रायोरिटी। क्लियर है ना सबको, आगे बढ़े? यस मैम। ओके फाइन। सो नेक्स्ट आपको क्वेश्चन बोला था मॉलिक्यूलैरिटी निकालने के लिए,
ठीक है। नाउ जब हम मॉलिक्युलरिटी की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो आपको बस काउंट करने थे कि कितने नंबर ऑफ एटम्स उसमें प्रेजेंट है। तो मैंने आपको 2 क्वेश्चंस होमवर्क में दिए थे, एक मोहर सॉल्ट दिया, ओके, विच इज योर FeSO4 प्लस ये डॉट में NH3 एंड एवरीथिंग है, तो आपको उसको कैलकुलेट करना था। कैसे करोगे आप? आयरन कितना है, कितना आंसर आया बताओ जल्दी। 129 129 38 38 129 के साथ 39 मैम 129 पूरे सॉल्ट का। पूरे सॉल्ट का स्टिल इट्स टू मच, आपने बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक किया है। मैम 39 मैम 39 39 किसका आंसर आ रहा है? हाँ हाँ 39 इसका करेक्ट, 39 जिसका भी, कौन किसका आंसर आ रहा है? ओके सुहान का, हाँ 39 इज करेक्ट। एग्जांपल एंड अभिलाष, तो इट्स 39। अब देखो कैलकुलेट करते हैं, लेट्स कैलकुलेट। आयरन का 1 होगा, 1 प्लस सल्फर इज 1, ऑक्सीजन इज 4 प्लस नाइट्रोजन को आप लिख दोगे यहाँ पे 2 प्लस हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है और होल ट्वाइस 2 है, तो 4 2 कितना हो गया 8 प्लस अगेन सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है, प्लस 6 2 12 हाइड्रोजन हो गया एंड 6 ऑक्सीजन। अब इसको ऐड कर लो, कितना हो रहा है बताओ, ऐड करके कितना होगा? 39 ही तो होगा। 4 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6 7 8 8 प्लस 8 16 17 18 19 20 21 21 प्लस 12 कितना हो जाएगा? 20 12 31 33 33 प्लस 6 कितना हुआ? 39। यस और नो? क्लियर है सबको? हाँ मैम। ठीक है, किसी को कुछ भी डाउट है तो यहाँ पे पूछ लो। मैम एटॉमिक पूछो। एटॉमिक मास? ऐड करना है। एटॉमिक मास नहीं ऐड करना है, डेफिनेशन क्या है मॉलिक्युलरिटी की, कि किसी भी कंपाउंड में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है वो फाइंड आउट करना है, मास थोड़ी निकालना है उसका। नहीं मैम, इसका सल्फर का आके 1 है ना मैम, तो वो एटॉमिक मास है। नहीं नहीं, मास नहीं है, नंबर ऑफ एटम सल्फर के 1 है। ओ ओके। नंबर ऑफ एटम उस सल्फर के जितने भी आ रहे हैं वो 1 है। तो डेफिनेशन देखो ना, मॉलिक्युलरिटी की डेफिनेशन क्या है यहाँ पे? इट इज total number of atoms present in one molecule of the substance is known as molecularity। वही तो हम कर रहे थे। CO2 की molecularity कितनी होगी? 3, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है और 1 कार्बन है। C6H12O6 का कितना होगा? 24, क्योंकि 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन, सबको ऐड करोगे तो 24 आएगा। ऐसे ही हम हाँ मैम। का निकाला, ये सारे जितने भी नंबर। नेक्स्ट वन और कितना आंसर? व्हाट इज द आंसर फॉर द 7th वन? 46 48 48 48 मैम। यस, आंसर इज 48। कुछ गड़बड़ किया है जिसका 46 आ रहा है, देखो ऐड करो। हाइड्रोजन 1 है, कार्बन 2 है, ऑक्सीजन 4 है, प्लस सोडियम 2 है, हाइड्रोजन 2 है, कार्बन 2 2 4 हो जाएगा और ऑक्सीजन 4 2 8, प्लस पोटेशियम यहाँ पे 2 है बट आगे 3 भी लगा हुआ है, तो पोटेशियम 3 2 6 प्लस कार्बन हो जाएगा 3 2 6 प्लस ऑक्सीजन हो जाएगा 12। अब इन सबको ऐड करोगे तो वैल्यू आएगी निकल के 48। तो इसका मतलब है इस सॉल्ट की मॉलिक्युलरिटी कितनी हो गई? 48। और इससे पहले वाला सॉल्ट जो था उसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी हो गई? 39। समझ में आया आपको? मैम हाइड्रोजन 2 आएगा ना? हाइड्रोजन 2 कहाँ पे? हाँ सॉरी 2 कर दो, सॉरी। और इसका कॉमन नेम क्या है? मोहर सॉल्ट। तो मोहर सॉल्ट की मॉलिक्युलरिटी इज 39 एंड उसका जो नेक्स्ट वाला सॉल्ट है उसका ऐसा कोई नाम नहीं है। मैम हाँ तो फर्स्ट वाले में जहाँ पे हम 6H2O करते हैं तो हमें 6 टाइम्स ऑफ H2O नहीं करना है मैम। वो भी कर सकते हो, उससे भी सेम ही आएगा, गलत थोड़ी आएगा।
तुमको हाँ चाहिए तो 6 into 18 हो जाएगा ना वहाँ पे। 18 मास है बेटा, हाँ तो 6। एटॉमिक मास थोड़ी निकाल रहे हो। 6 into 3 होगा ना, मेरे पास नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 3। हाँ इसको एटॉमिक मास से क्यों कंफ्यूज करो, मुझे मैंने क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला कि हम मास निकाल रहे हैं, एटॉमिक मास नहीं निकाल रहे हम, ये निकाल रहे कि मॉलिक्युलैरिटी कितनी है, मतलब एक कंपाउंड के अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट है। अब अगर एटॉमिक मास निकालने को बोलेगा तो आप क्या करोगे, मान लो ये मोहर सॉल्ट है, आपको इसका एटॉमिक मास निकालना है, आप ऐड करोगे 56 होता है आयरन का, 32 होता है सल्फर का, ऑक्सीजन का हो जाएगा 4 into 16, नाइट्रोजन का हो जाएगा 2 into 14, हाइड्रोजन का हो जाएगा 8 into 1 क्योंकि 8 हाइड्रोजन होंगे, प्लस अगेन सल्फर का 32, प्लस ऑक्सीजन का हो जाएगा 4 into 16, प्लस 6 into 18। ये आप कर रहे हो, तो आप बाकी सब में नहीं लगा रहे हो, एंड में वाटर के लिए मॉलिक्यूलर मास क्यों लगा रहे हो, हाँ। है ना, वो आप मास निकालने को थोड़ी बोल रहे हैं, आपसे वो पूछ रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है उसमें। ठीक है मैम। ओके, सो इसको कैंसिल कर देते हैं एवरीथिंग। अच्छा चलो, मुझे ऐसा लग रहा है कि मोल कॉन्सेप्ट में ना थोड़ा बहुत दिक्कत हो रही है आप लोगों को काफी ज्यादा। आई डोंट नो, 9th क्लास में आप लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट शायद नहीं पढ़ा होगा ढंग से, तो बेसिक्स थोड़े से गड़बड़ है। अच्छा पहले मुझे ये बताओ कि अ, मेरे पास बहुत एक एक पूरा बोरा भर के मेरे पास कॉइन्स है, ठीक है, बोरा भर के मतलब बहुत बड़ा बैग है, उसमें मेरे पास बहुत सारे कॉइन्स हैं, और मैं वो कॉइन्स एक बैंक में लेके जाऊँ और बैंक में बोलूँ कि आप मुझे बताओ कितने पैसे हैं ये। अब बैंक में जाके उस पर्सन के लिए वो सारे के सारे एक एक करके जो लाखों में कॉइन्स है उसको काउंट करना डिफिकल्ट है, यस और नो, है ना, उसको काउंट करना डिफिकल्ट है कि नहीं है, बोलो जल्दी, डिफिकल्ट है है ना, मैम। बहुत डिफिकल्ट है। मैं अब लाखों कॉइन एक एक करके थोड़े काउंट करने बैठेंगे बैंक वाले, ठीक है, तो बैंक वाले क्या करेंगे कि जो भी पूरा कॉइन्स है, पूरा जो भी कॉइन्स है, टोटल कॉइन्स जितने भी हैं उसका वेट कर लेंगे, मतलब उसको वे कर लेंगे, ठीक है। जब उसको वे किया तो लेट्स से कि 1000 kg आया टोटल वेट, जितने भी कॉइन्स थे, मुझे नहीं पता कितने कॉइन्स है, ठीक है, मान लेते हैं 1000 kg आया। अब उन्होंने क्या किया, 1 कॉइन का वेट किया, पहले तो सारे कॉइन्स एक साथ में पूरा रख दिया तराजू में और देख लिया 1000 kg आ रहा है, फिर मैं उन्होंने 1 कॉइन लिया, 1 कॉइन का मास आ रहा है 10 ग्राम्स, ठीक है, 1 कॉइन का मास कितना आ रहा है 10 ग्राम्स। तो अगर उनको निकालने हैं टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, तो क्या 100। कर लेंगे, 1000 kg है ना, डिवाइडेड बाई इस पहले 10 ग्राम्स को किसके 100 नोट कर लो, 100। 100 कैसे होगा, में 1 kg होता है, तो 1 है ना। तो बैंक वालों ने क्या किया, उन्होंने व्हाट they did
अभी भी लैग हो रहा है क्या? इज इट स्टिल लैगिंग? I think now it should be okay. Now it should be Yes, audible. ma'am. Okay, fine. Okay, great. So as I was saying कि हमारे पास इतने सारे कॉइन्स हैं, हम सबको काउंट करने नहीं बैठेंगे. तो हम बैंक वालों ने क्या किया, उन्होंने रिलेट कर दिया नंबर ऑफ कॉइन्स को विद मास, है ना. हमने नंबर ऑफ टोटल कॉइन्स को हमने मास से रिलेट कर दिया, तो कैलकुलेशन करना आसान हो गया, है ना. तो उसी साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या किया, मास को, किसी भी एलिमेंट के मास को या किसी भी कंपाउंड के मास को नंबर ऑफ एटम्स या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से रिलेट कर दिया. ओके, और इसको रिलेट करने के लिए जो उन्होंने टर्म यूज किया, वो टर्म यूज किया मोल का. अंडरस्टूड? हाँ मैम. इतना बात समझ में आया? मैम कैन यू रिपीट, आपका वॉइस बहुत क्रैक हो रहा था. Okay, so what I am saying that कि in this case bank people they related number of coins with their mass. तो mass से calculation करना easy हो गया. In the same way chemistry में भी it becomes very easy to calculate, or you can say that find the number of atoms if we relate mass with number. और जब हमने मास को नंबर से जिस टर्म को लेके हमने लिंक बनाया है, रिलेट किया है, दैट लिंक और रिलेशन इज बेसिकली नोन एज योर मोल कॉन्सेप्ट और मोल. तो मोल इज अ लिंक बिटवीन मास ऑफ द एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स एंड द नंबर ऑफ एटम्स और द मॉलिक्यूल्स. अंडरस्टूड? यस मैम. है ना. तो इट इज जस्ट अ रिलेशन. अब वो रिलेशन क्या है, उसके डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ मतलब डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हो सकते हैं, वो एकदम अलग कहानी है. ठीक है कि क्वेश्चंस में अब आपको ध्यान देना, ये तो बेसिक चीज होगी. अब क्वेश्चंस को ध्यान देने के लिए किसी भी चीज का जो 1 मोल है वो इक्वल हो रहा है एवोगैड्रोस नंबर के, और यही वो इक्वल होता है उसके मास. ठीक है, ये मास जो है एटॉमिक मास भी हो सकता है अगर हम एटम ले रहे हैं, और ये मास आपके पास मॉलिक्यूलर मास भी हो सकता है जिसको हम, अगर हम मॉलिक्यूल ले रहे हैं. अंडरस्टूड? क्लियर हुआ? और हाँ इसी से आप सारे के सारे क्वेश्चंस लगाते हो, सारे क्वेश्चन सिर्फ इसी Ma'am, please repeat तो again. वहां पे जो आपने, व्हाट आई एम सेइंग कि हम मास को जब नंबर से लिंक करते हैं केमिस्ट्री में, दैट लिंक इज नोन एज मोल. तो ये जो बीच का लिंक है, दिस इज योर मोल. इसको हमने लिंक किया है किससे, मास से, और किससे लिंक किया है, नंबर से. तो किसी भी सब्सटेंस का जो मास होता है, एटॉमिक मास या फिर मॉलिक्यूलर मास, वो किसके इक्वल होगा, 1 मोल के इक्वल होगा. ठीक है अभी, और 1 मोल किसके इक्वल होगा, एवोगैड्रोस नंबर के. तो ये बीच का लिंक है. जिस तरीके से बैंक में अब इतने सारे कॉइन्स काउंट करने थोड़ी कोई बैठेगा, तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए उन्होंने मास को और नंबर को रिलेट कर दिया कि अगर मैं टोटल मास निकाल लूं और एक कॉइन का मास निकाल लूं और मैं डिवाइड कर दूं, तो मुझे टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स पता चल जाएंगे. सेम वे अगर मेरे को मास गिवन है और मुझे उसका एटॉमिक मास पता है, तो उसके नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे. अब नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे तो मैं वहां से क्या निकाल सकती हूँ, एवोगैड्रोस नंबर. ठीक है, आई होप अभी Yes, ma'am. थोड़ा बहुत आइडिया आ रहा होगा और डाउट्स कम होंगे. ठीक है, यही पे पूरा चीज है. अब ये जो मोल है, इसको हम ग्राम, एक सेकेंड, ग्राम एटम्स भी बोलते हैं.
इसको 1 मोल को या जो भी मोल है उसको ग्राम एटम्स बोलते हैं। तो कहीं क्वेश्चन में ग्राम एटम्स बोल दे तो कंफ्यूज नहीं होना, दे आर आस्किंग अबाउट मोल्स ओनली। और अगर मुझे नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, तो मुझे ये पता है कि अगर मुझे एक मोल का तो मुझे पता ही है कि कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, तो कितने भी नंबर ऑफ मोल्स हो, एक्स नंबर ऑफ मोल्स भी हो, तो मैं क्या कर दूंगी, एक्स इंटू Na, एंड दिस विल गिव मी नंबर ऑफ एटम्स। इज दैट क्लियर? यस मैम। ठीक है, आई होप इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब चीजें जो है मोल और बेसिक्स जो भी है आपका, ये बार बार पूछा जाएगा, बार बार क्वेश्चंस में आएगा, और अगर आप नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगा। चलो, अब एक तो चीज ये हो गई, ये सिर्फ एक्स्ट्रा नॉलेज है, 9th क्लास में पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, ओके। अब मैंने आपको ये बोला कि हमने रेफरेंस जो लिया हुआ है किसी भी एटम के मास को रिप्रेजेंट करने के लिए, रेफरेंस कौन सा एटम लिया है बताओ जल्दी से। कार्बन। कार्बन का कौन सा आइसोटोप लिया हुआ है कार्बन का? कार्बन 12। कार्बन 12। और हमने डेफिनेशन क्या बोला है कि जो भी आपके पास एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, अगर मैं एटॉमिक मास यूनिट ले रही हूँ तो इट इज इक्वल टू 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12 एटम, ठीक है। तो अगर AMU के रेस्पेक्ट में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी भी एटम के मास को, ठीक है, तो उसमें हम कौन सा रेफरेंस लेके चल रहे हैं, कार्बन 12 को रेफरेंस लेके चल रहे हैं। तो ये AMU जो है, आप कई बार क्वेश्चन में देखोगे कि कार्बन का जो मास है AMU के रेस्पेक्ट में किस फॉर्म में होता है, 12 AMU। नाइट्रोजन का जो मास है AMU के रेस्पेक्ट में किसके इक्वल होगा, 14 AMU, ठीक है। ऐसे ही ऑक्सीजन का जो मास है AMU के रिस्पेक्ट में कितना होगा, 16 AMU। इज दैट क्लियर? यहाँ तक सबको समझ में आया? तो बेसिकली एटॉमिक मास जो होता है ऑफ एन एलिमेंट या फिर एटम या फिर मॉलिक्यूल, जो भी आप ले रहे हो, इज द रिलेटिव मास। रिलेटिव मास है, आप रिलेट कर रहे हो, ओके, इट इज द रिलेटिव मास ऑफ इट्स एटम as compared to कार्बन 12। कार्बन 12 एटम से जब हम कंपेयर करते हैं और तब अगर AMU के फॉर्म में आप कोई भी चीज फाइंड आउट करोगे तो वो आप कार्बन 12 के रेस्पेक्ट में कर रहे हो। यहाँ तक आई होप सबको समझ में आ गया होगा। तो अगर मैं बोल रही हूँ, अच्छा 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12 एटम का मतलब क्या है, 1/12 और कार्बन 12 का मास कितना है, 12, किसके इक्वल हुआ, 1U या फिर 1 AMU, ठीक है। तो अगर मैं बोल रही हूँ कि नाइट्रोजन मेरे पास 14 AMU है, तो इसका मतलब है कि वो 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12 एटम से 14 टाइम्स हेवियर है, ठीक है। अब अगर मैं ऑक्सीजन का बोल रही हूँ 16 AMU, दैट मीन्स ऑक्सीजन का जो मास है it is 1/12 the mass of carbon 12 atom के 16 times heavier है। is that clear? अगर मैं सल्फर ले रही हूँ और मैं बोल रही हूँ 32 AMU, that means sulfur is 32 times heavier than the 1/12 the mass of carbon 12 atom, ठीक है। अब AMU या फिर U दोनों से ही हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब अगर एटॉमिक मास यूनिट को मैं ग्राम्स में रिप्रेजेंट करूँ तो 1 AMU is equal to 1.6605 into 10 raised to the power minus 24 grams होता है। किसी भी सब्सटेंस का मैं अगर 1 AMU ले लूँ, it will always be equal to this grams. Is that clear? जैसे मैं कोई भी सब्सटेंस ले लूँ, अगर मैं बोलूँ 1000 ग्राम्स जो है will be equal to 1 kg। अब चाहे वो 1000 ग्राम्स के मैं राइस ले लूँ, या फिर मैं वो 1000 ग्राम्स व्हीट ले लूँ, या फिर वो 1000 ग्राम्स में शुगर ले लूँ, इट विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1 ग्राम, यस और नो, 1 kg, यस और नो, टेल मी। यस मैम।
तो उसी तरीके से 1 AMU विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1.6605 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -24 ग्राम्स। तो अगर AMU को मुझे ग्राम्स में रिप्रेजेंट करना है तो मैं ऐसे करूंगी। अब जो आपको चीज समझ में आ रही थी कि मैं बोल रही थी कि कार्बन का 12 AMU है तो ग्राम्स में 12 ग्राम कर दो, नाइट्रोजन का 14 AMU है तो ग्राम्स में 14 ग्राम्स कर दो, ऑक्सीजन का 16 AMU है तो वो 16 ग्राम्स कर दो। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है कि AMU को मैं ग्राम्स में भी कर रही हूँ तो सेम वैल्यू आ रही है? तो वो हो रहा है किसकी वजह से? इट इज बिकॉज ऑफ द मैजिक नंबर। और वो मैजिक नंबर मेरा क्या है? 6.023 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23, जिसको हम एवोगाड्रोस नंबर भी बोलते हैं। अब सिंपल सा मैं कार्बन का लेके चलते, चलो नाइट्रोजन का लेके चलते हैं, मैं नाइट्रोजन लेके चल रही हूँ, ठीक है। फॉर नाइट्रोजन मेरे पास टोटल AMU कितना होता है? 14 AMU, ठीक है। तो 1 AMU का मास जो है मेरे पास वो है 1.6605 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -24 ग्राम्स, ठीक है। तो 14 AMU का मास कितना हो जाएगा? 14 इंटू 1.66 इंटू 1.6605 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -24 ग्राम्स। इतनी बात समझ में आई? तो अगर मुझे 1 मोल के लिए निकालना है तो मुझे पता है कि 1 मोल में कितने नंबर होते हैं? Na नंबर होते हैं। तो फॉर 1 मोल टोटल मास फॉर 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, तो टोटल मास क्या हो जाएगा 1 मोल के लिए? 14 इंटू 1.6605 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -24 इंटू 6.023 इंटू 10 रेज़ पावर 23 ग्राम्स। अब तुम मुझे ये कैलकुलेट करके बताओ कितनी वैल्यू आ रही है? बताओ इसका वैल्यू कितना आ रहा है पॉइंट में? 14 ग्राम। कितना आ रहा है? एग्जैक्ट 14 आ रहा है? हाँ तो देख लो, खुद ही देख लो, 1 मोल का मास कितना आ गया? 14 ग्राम्स। तो वो एक्चुअली जब मैं आपको बता रही हूँ कि इसके इक्वल आता है, मैं डायरेक्टली बता रही हूँ, बट एक्चुअली ये हो रहा है। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। ये इट इज अ मैजिक नंबर कि सरप्राइजिंगली जितना भी मैं AMU ले रही हूँ उसको अगर मैं 1 मोल के एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे ग्राम्स में वही वैल्यू मिल जा रही है, एंड इट इज वेरी सरप्राइजिंग। नाउ लेट्स से आई एम टेकिंग फॉर ऑक्सीजन, ठीक है। मुझे पता है ऑक्सीजन किसी भी चीज के लिए 1 AMU का मास है 1.6605 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -24 ग्राम्स। तो 16 AMU के लिए कितना होगा? 16 इंटू 1.6605 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -24 ग्राम्स। और अगर मुझे 1 मोल के लिए निकालना है टोटल मास, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, तो मुझे पता है कि कितने एटम्स होते हैं? Na। तो 16 इंटू 1.6605 इंटू 10 रेज़ पावर -24 इंटू 6.023 इंटू 10 रेज़ पावर 23 ग्राम्स। कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है? 16 ग्राम ही आएगा। कैलकुलेट किया ना? कैलकुलेट करो, सब लोग करो कैलकुलेट और खुद ही देखो कितना वैल्यू आ रहा है। 16.001 है ना, तो विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 16 ओनली। तो ग्राम्स में कितना आ गया बेटा? 16 ग्राम्स। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आप 1 AMU जो भी AMU में वैल्यू आ रही है उसको आप ग्राम्स में भी लिख सकते हो, बट ग्राम्स में करते टाइम मुझे ये चीज देखना पड़ेगा कि वो जो ग्राम्स है वो 1 मोल के लिए रिप्रेजेंट हो रहा है बस। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। अभी समझ में आया सबको कि ये कैसे ग्राम्स में हो रहा है और मैं 1 मोल बोल दे रही हूँ? मुझे लगा आप लोगों को ये 9th क्लास में पता होगा, तो इस वजह से, बट आई होप अभी समझ में आ गया। अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है आप किसी का भी देख लो। फॉर दैट में चलो वाटर ले लेते हैं, मैंने पानी ले लिया। वाटर का अगर मैं AMU के रेस्पेक्ट में टोटल निकालूंगी मास तो कितना हो जाएगा? 2 + 16 दैट इज 18 AMU। 1 AMU का मास है मेरे पास 1.6605 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -24 ग्राम्स। तो 18 AMU का कितना हो जाएगा? 18 इंटू 1.66
0.05 into 10⁻⁻24 grams. तो अगर मुझे 1 मोल ऑफ वाटर का निकालना है मास, तो कितना हो जाएगा 18 into 1.6605 into 10⁻⁻27, sorry -24 into 6.023 into 10⁻23. कैलकुलेट करो, देखो कितने ग्राम्स आ रहा है, बताओ। बताओ कितना आ रहा है इसका। Yes, 18.002, which is surprisingly 18 grams. तो ये बहुत सरप्राइजिंग बात नहीं है कि आप कोई भी सब्सटेंस ले लो, कोई भी, और इस मैजिक नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, और आपको जब मास निकालना है तो जितना उसका एएमयू में वैल्यू आ रहा था उतना ही वैल्यू कितना आ जा रहा है ग्राम्स में। समझ में आया? ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर मैं 1 एएमयू के रेस्पेक्ट में अगर हम ले रहे हैं तो हमको किस तरीके से करना है, और अगर हम ग्राम एटॉमिक मास के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं तो हमें किस तरीके से करना है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एएमयू एंड एवरीथिंग। तो अगर आप एएमयू में मास को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो थोड़ी कहानी अलग है, ऑल्दो वैल्यू सेम है। तो कभी आप ये नहीं, आप ऐसे नहीं बोल सकते कि 16 एएमयू इज इक्वल टू 16 ग्राम, नेवर, वो गलत स्टेटमेंट है आपका, वो पॉसिबल नहीं है। बट 1 AMU is equal to 1.6605 into 10⁻⁻24 grams होता है। ग्राम्स के रेस्पेक्ट में करना है तो 1 AMU इतना होगा। तो अगर 16 AMU है तो 16 into 1.6605 into 10⁻⁻। समझ? तो दैट इज वाई आपका एवोगाड्रोस नंबर इतना बड़ा वैल्यू रखता है पूरे मोल कॉन्सेप्ट में, बिकॉज वो एक ऐसा नंबर है कि भाई तुम किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो वो उसका ग्राम्स में सेम वैल्यू दे रहा है। इट डज नॉट मैटर आप कौन सा एटम ले रहे हो। इसीलिए हमने 1 मोल को फिक्स कर दिया एवोगाड्रोस नंबर के इक्वल, क्योंकि वो मैटर ही नहीं कर रहा है कि कौन सा एटम ले रहे हो आप या कौन सा मॉलिक्यूल ले रहे हो, वो फिक्स नंबर हो गई आपकी। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? रेज योर हैंड सबको समझ में आया है तो। ओके फाइन, तो लेट्स मूव अहेड नाउ। अभी मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत अभी भी आई अंडरस्टैंड दैट कि अभी भी बहुत सारे लोगों को हो सकता है कि डाउट हो, बट दैट्स ओके। जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे ना, आपको ऑटोमेटिकली चैप्टर आसान लगने लगेगा, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं लगेगा। बट स्टार्टिंग में थोड़ा सा यू माइट फील, बट दैट्स ओके। थोड़ा सा पेशेंस का रिक्वायरमेंट है, जस्ट लाइक मे बी आफ्टर 2-3 क्लास मोर यू विल गेट यूज टू इट। ओके, नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं, ये तो पूरा बेसिक ही है। लेट्स मूव ऑन, जहाँ पे हम लोग मॉलिक्यूलर so we were talking about molecularity. Molecularity की definition क्या थी? Number of atoms present in a molecule. It is known as molecularity. ठीक है? अब मोनोटॉमिक मतलब जिसमें एक ही एटम प्रेजेंट हो, डायटोमिक मतलब जिसमें 2, ट्राइटोमिक मतलब 3, टेट्राटोमिक मतलब 4, और पॉली में 2 या 2 से ज्यादा सारे इंक्लूड हो जाते हैं। अब इंडिविजुअली इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं, ऑल्दो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जस्ट यू शुड नो कि मोनोटॉमिक क्या होता है एंड एवरीथिंग। नाउ लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट मोनोएटॉमिक। ठीक है, मोनोटॉमिक मींस व्हिच हैज ओनली वन एटम। ओके, एग्जांपल हीलियम ले लिया मैंने, नियॉन ले लिया, आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, जेनॉन हो गया, ओके, रेडॉन हो गया, कोई भी इनर्ट गैसेस, स्पेशली सारे के सारे कैसे हैं? इनर्ट गैसेस। ओके, दूसरा हमने ले लिया सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम,
मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मतलब एल्कली या फिर एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, ये सारे किस में आ जाएंगे? मोनोटॉमिक, मतलब एक ही एटम जिसमें प्रेजेंट होता है उनको हम मोनोटॉमिक बोलते हैं। इन सब एलिमेंट्स की मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी? 1। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो मोनोटॉमिक, तो मॉलिक्यूलरिटी इज इक्वल टू 1। लेट्स सी सेकंड वन, डायटोमिक। ठीक है, डायटोमिक को हम दो टाइप्स में फर्दर डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो पहले यहाँ पे लिख लो विच कंटेन्स 2 एटम। ओके, दो टाइप्स के होंगे। इफ बोथ द एटम्स आर सेम, दोनों के दो एटम्स है बट दोनों सेम है, हम क्या बोलेंगे उसको? होमो एटॉमिक। होमो एटॉमिक मीन्स सेम हो रहा है। अब दोनों के दोनों एटम जो है आपके वो डिफरेंट है अगर, ठीक है, बोथ एटम्स आर डिफरेंट, उसको हम बोल देंगे हेटेरो एटॉमिक, देन इट विल बी नोन एज हेटेरो एटॉमिक। होमो का एग्जांपल कैसे हो गया? जैसे दो एटम्स है H2, ठीक है, इस केस में आप मॉलिक्यूलरिटी लिख लो इज इक्वल टू 2। जैसे H2 हो गया, O2 हो गया, N2 हो गया, F2 हो गया, Cl2 हो गया, इसमें भी दो हाइड्रोजन है, दो ऑक्सीजन, दोनों सेम ही हो गए ना एटम, तो कैसा हो गया? होमोएटॉमिक। अब अगर हम हेटेरोटॉमिक पे आए, तो इन द केस ऑफ हेटेरोटॉमिक दो एटम्स होंगे बट अलग अलग हो सकते हैं। जैसे HF हो गया, HCl हो गया, HBr हो गया, HI हो गया, NaCl हो गया, इन सब में दो एटम्स हैं एंड बोथ आर डिफरेंट, बट दोनों के केस में मॉलिक्यूलरिटी कैसी है आपकी? 2। ऐसे ही लेट्स मूव ऑन टू ट्राइएटॉमिक। Triatomic means which contains 3 atoms. Which contains 3 atoms. इसका मतलब है इनकी मॉलिक्यूलरिटी किसके इक्वल हो जाएगी? 3 के। ओके, अब ये भी आपके दो टाइप्स के हो सकते हैं, तीनों के तीनों सेम हो गए तो होमो एटॉमिक बोल देंगे, और तीनों के तीनों अगर कुछ भी डिफरेंट हो गया इनमें तो हम बोल देंगे हेटेरो एटॉमिक। अब हेटेरो एटॉमिक में दो सेम, एक अलग, या फिर तीनों ही अलग, कुछ भी हो सकता है। अगर जो सेम सेम है, जैसे आप ले लो ओजोन O3, ये कैसा हो गया आपके पास? होमो एटॉमिक। हेटेरोटॉमिक जैसे आपने ले लिया CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, 3 एटम्स है, 2 ऑक्सीजन 1 कार्बन, बट अलग अलग है ना। या फिर मैं ले लूं MgCl2, यहाँ पे N3 भी हो सकता है, N3 माइनस, 3 नाइट्रोजन, तीनों सेम, MgCl2 हो गया, या फिर SnCl2 हो गया, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल है। ठीक है, SO2 ले लो या फिर वाटर ले लो, ये सब कैसे हैं? मॉलिक्यूलरिटी इनकी 3 है बट हेटेरोटॉमिक है। फाइन, नेक्स्ट है आपके पास टेट्राटॉमिक। टेट्राटॉमिक का मतलब which contains 4 atoms. In this case, molecularity is equal to 4. ठीक है, molecularity 4 की इक्वल हो जाएगा। This can also be homo and hetero, मतलब अगर सेम हुआ तो होमो, और अगर डिफरेंट हुआ तो हेटेरो। ठीक है, होमो में अगर हम बात करें तो P4 ले सकते हैं, चारों के चारों सल्फर जो है आपके पास एकदम सेम हो, फॉस्फोरस है ये, फॉस्फोरस एनवायरनमेंट में इसी फॉर्म में मिलता है P4 के फॉर्म में। हेटेरो में अगर आप एग्जांपल ले लो SO3 हो सकता है, 3 सेम एक अलग, या दो सेम, कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। अमोनिया ले लो NH3, तो ये सारे किस टाइप के एग्जांपल हो गए? हेटेरो के। इससे ऐसा कोई क्वेश्चन आता नहीं है, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि किस किस कैसी कैसी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। ठीक है, और लास्ट हम ले लेते हैं पॉलीएटॉमिक। Now, in the case of polyatomic, of course, there will be more than 2 इसमें आने वाला है।
लिख लो मोर देन 2। इसमें डायटोमिक, ट्राइटोमिक, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा सब आएगा। ठीक है, मैं एग्जांपल में लिख देती हूँ फिलहाल यहाँ पे S8 सल्फर है ये। सल्फर जो है वो S8 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो एक्चुअली ये कैसा है, ऑक्टा एटॉमिक। ऑक्टा एटॉमिक मीन्स 8 एटम्स है उसमें। ठीक है, अंडरस्टूड एवरीवन? फाइन, लिख लो ये जल्दी से। डन? लेट मी नो। मॉलिक्युलरिटी ऑफ पॉलीएटॉमिक चिन्मय अब डिपेंड करेगा ना, जैसे मैंने ऑक्टा एटॉमिक ले लिया तो मॉलिक्युलरिटी इसकी कितनी होगी? अगर मैं S8 का मॉलिक्युलरिटी फाइंड आउट कर रहा हूँ तो इसकी मॉलिक्युलरिटी हो गई 8। बट अगर मैंने ले लूँ, मैंने PCl5 ले लिया, ठीक है, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, तो इसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी हो जाएगी? 6, क्योंकि 5 क्लोरीन है, 1 फॉस्फोरस है। डिपेंड करेगा पॉलीएटॉमिक में, एग्जांपल पे डिपेंड करेगा कि एग्जांपल क्या है। ठीक है, अंडरस्टूड चिन्मय? लेट मी नो। ओके, फाइन। So this was all about your molecularity, not that important, है ना, आसान भी है और बहुत ऐसे इम्पोर्टेंट भी नहीं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास की। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास इसका मतलब है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन AMU। AMU में जब हम एक्सप्रेस करेंगे तो मॉलिक्यूलर मास बोल देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक टेबल टाइप का हम बना लेते हैं। यहाँ पे ले लिया मॉलिक्यूल, यहाँ पे लिख लेते हैं मॉलिक्यूलर मास इन द फॉर्म ऑफ AMU। तो अगर मैं H2 ले रही हूँ तो मॉलिक्यूलर मास कितना होगा इसका? 2 है, तो 2 AMU। मॉलिक्यूल है, एटम ले रहे होते तो क्या बोलेंगे हम? एटॉमिक मास। अगर AMU के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे? सिंपल एटॉमिक मास। डायरेक्टली एटॉमिक मास ही लिखोगे अगर AMU के रिस्पेक्ट में। अगर ग्राम्स में उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो, जो कि सरप्राइजिंगली AMU और ग्राम सेम ही वैल्यू आता है, उसको हम क्या बोल देंगे? ग्राम एटॉमिक मास। बस यहाँ पे अगर मैं ग्राम्स के रिस्पेक्ट में लिखूंगी तो क्या हो जाएगा? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो ये हो गया H2। O2 के लिए कितना हो जाएगा? 32 AMU। और उसके बाद O3 के लिए कितना हो जाएगा? 3 इंटू कितना होता है? 16, विच विल बी इक्वल टू 48 AMU। अगर मेरे को लिखना है N2 के बारे में तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू 14, विच इज इक्वल टू 28 AMU। देन अगर मेरे को लिखना है P4 के बारे में तो 5 फॉस्फोरस है, सॉरी 4 फॉस्फोरस है, तो 4 इंटू 1 का होता है 31, which will be equal to 124 AMU. Okay, now let's take example of S8। 8 सल्फर है मेरे पास, 32 है, तो किसके इक्वल हो जाएगा? 256 AMU, है ना। देन आई हैव लेट्स से CO2। CO2 का निकालूंगी, सब मॉलिक्यूल्स है। मॉलिक्यूल्स कैसे फॉर्म होते हैं? जब 2 और मोर देन 2 एटम्स कंबाइन होते हैं। कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, और कितने ऑक्सीजन मेरे पास? 2। तो आप इसको टोटल ऐड कर दोगे, विच इज इक्वल टू 44 AMU। बात समझ में आया? ओके, और इस AMU को अगर आपको ग्राम्स में लिखना है
तो आपको बता ही दिया है मैंने, 1 AMU is equal to 1.6605 into 10 raised to the power minus 24 grams. ओके, लिख लो ये। डन एवरीवन, लिख लिया सबने? ओके चलो, ये हो गया हमारे पास मॉलिक्यूलर मास। नेक्स्ट हम लिखते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। क्या डेफिनेशन हो जाएगी ग्राम मॉलिक्यूलर मास की, बताओ, खुद ही बताओ आप। व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ ग्राम मॉलिक्यूलर मास, टेल मी। शॉर्ट फॉर्म में ऐसे GMM भी लिख सकते हो। व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ ग्राम मॉलिक्यूलर मास? यस, एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, बट कितने अमाउंट के लिए? 1 मोल। 1 मोल के लिए। जैसे हमने ग्राम एटॉमिक मास किसके लिए रिप्रेजेंट किया? 1 मोल ऑफ एन एटम। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास किसके इक्वल हो जाएगा? 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल। तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस। या फिर आप बोल सकते हो 1 मोल के अंदर कितना आता है? मास ऑफ 6.023 into 10 raised to the power 23 molecules of a substance. Is that clear? चलो, अब इसके लिए भी कुछ वैल्यूज लिख लेते हैं। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कंपाउंड, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ मॉलिक्यूलर मास, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ मॉलिक्युलैरिटी। आपको पूरा बताना है कि कितना होगा। CO2, C6H12O6, then KMnO4। ये आपको मॉलिक्यूलर मास किसमें होगा? AMU में, और ये किसमें होगा? ग्राम्स में। देन है आपके पास NH2CONH2। ओके, देन ले लेते हैं C12H22O11। then let's say we have C4H10, then H2SO4, और लास्ट ले लेते हैं H3PO4। सबका निकालो। मॉलिक्यूलर मास लिखो AMU में, मॉलिक्यूलर मास लिखो ग्राम्स में, एंड देन बताओ उसकी मॉलिक्युलैरिटी क्या होती है। मैम Mn का मास क्या होता है? क्या बेटा? मैम Mn का मास। मैंगनीज का एटॉमिक मास मैम वो होता है 55 कर लो, 54.9 होता है, 55 कर लो।
चलो करें, डिस्कस करें। आई थिंक इतना टाइम काफी है, बस ऐड ही करना है और कुछ नहीं करना। संप्रदा, आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है, एडिशन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, वो आप जानो। जब मेरे को टोटल अगर निकालना है, टोटल मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो मैं तो ऑफ कोर्स टोटल नंबर भी तो मल्टीप्लाई करूंगी ना। टोटल में उसमें एटम तो प्रेजेंट ही है। पोटेशियम का बेटा 39 होता है रेणुका, ओके, इट इज 39। चलो, पहली बात तो मैं एएमयू में कैलकुलेट करके बता दे रही हूँ। ग्राम एटॉमिक मास में उसको ग्राम्स में ही लिखना है, बट एएमयू इज इक्वल टू उतना ग्राम्स नहीं होता है, बस ये ध्यान रखना है। नाउ कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन कितने हैं 2, एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 टू द 34 प्लस 12 44 एएमयू। तो ग्राम्स में कितना हो जाएगा 44 grams, sorry. Now sugar C6H12O6 is what? It is glucose. This is your glucose. तो एक कार्बन का 12 होता है, बट मेरे पास 6 है, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। प्लस एक हाइड्रोजन का 1 होता है, बट टोटल कितने हैं 12, प्लस एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो मल्टीप्लाई कर दोगे 12। ठीक है, इन सबको आप ऐड करोगे तो इट विल बी इक्वल टू, हाँ 16 into 6 होगा ना? 16 into 6, हाँ सॉरी 16 into 6। नाउ KMnO4, एक पोटेशियम का होता है 39 और एक ही है, तो हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैंगनीज का होता है 55 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 और 4 ऑक्सीजन है, आप ऐड कर दोगे तो इट विल बी इक्वल टू 39। जॉन, इट इज 39 फॉर पोटेशियम, लिख लो यहाँ पे 39 होता है। इन सबको ऐड करोगे इट विल बी इक्वल टू 158 एमयू। ग्राम्स में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे 158 ग्राम्स। नाउ दिस वन, नाइट्रोजन का होता है 14, एक ही है। हाइड्रोजन का 1 होता है, बट मेरे पास 2 है। कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, अगेन नाइट्रोजन आ गया, ऐड कर दो 14। 1 हाइड्रोजन का होता है, बट 2 है, तो मल्टीप्लाइड बाय 2। ओके, सो इट विल बी इक्वल टू हाउ मच, ऐड करोगे तो 60 AMU, और ग्राम्स में लिखोगे तो कितना हो जाएगा 60 ग्राम्स। ठीक है, फॉस्फोरस का 31 होता है जॉन, अभी थोड़ी देर पहले ऊपर किया था ना फॉस्फोरस का, अभी ऊपर किया तो था ऊपर वाले एग्जाम्पल में। नाउ सुक्रोज का करते हैं। एक कार्बन का होता है 12, मेरे पास कार्बन टोटल कितने हैं 12, ओके। देन यू विल हैव हाइड्रोजन का 1 होता है, टोटल 22 है, ऑक्सीजन का 16 होता है, टोटल 11 है। इसको ऐड करोगे तो इट विल बी समवेयर अराउंड 342 AMU, ये हो जाएगा 342 ग्राम्स। KMnO4 का 153 आ रहा है रेणुका, देखो कैलकुलेशन सही किया है तुमने। देखो कुछ गड़बड़ किया होगा कैलकुलेशन में, इट्स 158 ओनली। नाउ लेट्स टॉक अबाउट C4H10। एक कार्बन का 12 होता है, मल्टीप्लाइड बाय 4, एक हाइड्रोजन का 10 होता है, मल्टीप्लाइड बाय 10, ओके। सो इट विल बी इक्वल टू 58 AMU, which is equal to 58 grams। ठीक है, ओके गुड। H2SO4, एक हाइड्रोजन का 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का होता है 16, बट मेरे पास 4 है, तो ऐड कर दो, कितना हुआ, यस 98 AMU।
ग्राम्स में 98 ग्राम्स। नाउ H3PO4 वन हाइड्रोजन का 1 होता है मल्टीप्लाइड बाई 3, फॉस्फोरस का 31 प्लस 16 into 4 which will be your 97 or 98 रेशमा? 97 होगा या 98 होगा? आई थिंक 98 ही आ रहा है। कैलकुलेट करो ढंग से, 98 होगा। 98 AMU which will be equal to 98 grams। अब मॉलिक्युलरिटी बतानी है, जल्दी से बता दो। CO2 का कितना होगा? 2 ऑक्सीजन एटम है, 3। C6H12O6 का कितना होगा? 24 यस 24 यस। KMNO4 का कितना होगा? 6। गुड। 6 देन NH2CO NH2 का कितना होगा? 8 ठीक है। NH2CO NH2 का नाम होता है बेटा यूरिया। दिस इज एक्चुअली योर यूरिया। ओके, नाउ सुक्रोज का C12H22O11 कितना होगा? 45 45 देन C4H10 का कितना होगा? 14 H2SO4 7 7 और H3PO4 8 8। वेरी गुड। तो मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्युलरिटी, एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास, ये पांचों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए सबके? आई डोंट थिंक अभी किसी को कोई भी डाउट होना चाहिए। स्टार्टिंग में मे भी थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, बट नाउ यू माइट बी फीलिंग लाइक Yes, ma'am. कंफर्टेबल। तो वो धीरे धीरे कंफर्ट आ जाएगा। तो जस्ट ऐसे नहीं समझना है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ हो नहीं रहा। वो यू विल बी फेमिलियर। जैसे जैसे फेमिलियर होते जाओगे, अब जैसे बचपन में तुम लोग एलसीएम निकालते थे, HCF निकालते थे, वो डिफिकल्ट लगता था ना उस टाइम पे जब पढ़ते थे 7th क्लास में, 6th क्लास में, कि कैसे निकलेगा, नहीं समझ में आता था। बट नाउ व्हेन यू रीच टू 9th क्लास, 10th क्लास, अब एलसीएम और HCF निकालना डिफिकल्ट नहीं लगता, अब वो इजी लगेगा। सेम इज द थिंग, थोड़ा सा टाइम दोगे, थोड़ा सा अटेंशन दोगे, यू विल गेट इट। चलो, अब टू समराइज ऑल टुगेदर अभी तक जो भी हमने पढ़ा, यहाँ तक समराइज की बात करें, जो हमको सॉल्व करना है, जिसको जो न्यूमेरिकल्स में हमारे पास यूज होंगे, तो नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स, या फिर आप बोलो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, या फिर आप बोल दो नंबर ऑफ ग्राम आयंस। ठीक है, ये चीज जो है, ये जो टर्म है, ये पुराने जो साइंटिस्ट थे वो यूज करते थे। मॉडर्न प्रैक्टिस में इन सबको हम क्या बोलते हैं? मोल्स। ठीक है, तो आप ये अब कहीं नहीं देखोगे कि ग्राम मॉलिक्यूल बताओ, ग्राम एटम बताओ। मॉलिक्यूल के लिए ग्राम एटम हो गया, एटम के लिए मॉलिक्यूल के लिए ग्राम मॉलिक्यूल्स हो गया, एटम के लिए ग्राम एटम्स हो गया, और आयंस के लिए ग्राम आयंस हो गए। बट हम ये अलग अलग से टर्म यूज नहीं करते, हम सबके लिए एक ही कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, दैट इज योर मोल्स। तो मोल्स इज यूज्ड इन मॉडर्न प्रैक्टिस। समझ में आया? क्लियर है? तो स्टार्टिंग में आपको लग रहा होगा ये ग्राम एटॉमिक, फिर नंबर ऑफ एटम्स, खूब कंफ्यूजन हो रही होगी, बट कुछ नहीं है, इट इज जस्ट मोल। नाउ फॉर्मूला क्या होता है मोल्स का, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। मास के रिस्पेक्ट में गिवन मास डिवाइडेड बाय, इसके इक्वल हो जाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास, अगर मैं मॉलिक्यूल ले रही हूँ, या फिर ग्राम एटॉमिक मास, और अगर मैं एटम ले रही हूँ। एंड फॉर दैट मैटर इसको हम लिख देते हैं गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास में दोनों चीज आ जाता है, मॉलिक्यूल भी, एटम भी, तो हम इसको साथ में इस तरीके से लिखते हैं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आया सबको? और अगर मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है, तो मोल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा n से, स्मॉल नंबर से, गिवन मास को स्मॉल w से,
और जो भी आपके पास मोलर मास होगा उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल एम से। तो इस फॉर्म में भी मोल्स को रिप्रेजेंट किया जाता है और लिखा जाता है। ठीक है, नाउ अब मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ, वो क्वेश्चन आपको लगाना है मोल्स के रिस्पेक्ट में। अब हमको ग्राम एटॉमिक मास ये सब मैं यूज नहीं कर रही, वो टर्म्स हम यूज नहीं कर रहे, वो पुराने टाइम पे साइंटिस्ट यूज करते थे। बट अगर आप कुछ बुक सॉल्व करने बैठोगे तो यू माइट कम अक्रॉस दीज टाइप्स ऑफ टर्म्स। तब ये नहीं होना चाहिए कि कुछ आइडिया ही नहीं है कि क्या है ये टर्म्स। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन द फॉलोइंग। फर्स्ट है 9 ग्राम ऑफ H2, second one is 31.6 gram of KMnO4, third है 12.8 milligrams of SO2. Okay, then fourth है 29.4 grams of K2Cr2O7 और लास्ट है फिफ्थ वन इज 63 grams of H2C2O4 ऑक्सैलिक एसिड। करो जरा, इसको 2H2O ले लो, डॉट 2H2O। अभी इन सबका आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने, मास गिवन है। तो फॉर्मूला क्या है, एक में करके बता देती हूँ आपको ताकि आप सॉल्व कर पाओ। पहला वाला मैं कर रही हूँ, मोल्स का फॉर्मूला क्या है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। गिवन मास क्वेश्चन में कितना है मेरे पास 9 ग्राम्स, और मोलर मास कितना होता है वाटर का 18 ग्राम्स। ग्राम्स ग्राम्स तो यहाँ से कैंसिल हो गया, 9 2 जा 18, दैट मीन्स 1/2 मोल्स। ठीक है, अब बाकी सबके लिए करो ये। और सबका आंसर मुझे बताओ कितना आ रहा है, चैट बॉक्स में सारे साथ में करो, बचे हुए जो भी 4 है, एंड देन टेल मी योर आंसर। बेटा 52 होता है क्रोमियम का, क्रोमियम का यहाँ पे होता है एक क्रोमियम का 52।
डन हो गए सारे, टाइम लग रहा है। अभी तो बताया 39, सुहास 39 बताया तो था अभी थोड़ी देर पहले। याद करते चल रहे हैं धीरे धीरे सारे, और जरूरी नहीं है कि आपको प्रॉपर एकदम सॉल्व करके वैल्यू देनी है, आप मुझे ऐसे फ्रैक्शन में दे दो चलेगा। बट एग्जाम में देखना किस फॉर्म में गिवन है, उसके अकॉर्डिंगली करोगे। चलो सॉल्व करते हैं। सेकंड है आपके पास, इसके जब नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे, अगेन गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। गिवन मास कितना है मेरे पास 31.6, और अगर मैं KMnO4 का निकालूं पूरा वैल्यू तो वो होता है 153, ठीक है, मोलर मास। तो इसका सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1/5, ठीक है। सॉल्व करना आपको है एग्जाम में। नाउ अगेन इसका निकालोगे, अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रही बार बार, गिवन मास है, अब ये मिलीग्राम्स में है, आपको मिलीग्राम्स को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा बेटा, ग्राम्स में। तो 1000 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1 ग्राम, तो 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1000 ग्राम्स, और क्वेश्चन में कितना है 12.8 मिलीग्राम इज इक्वल टू, तो कितना हो जाएगा 12.8 डिवाइडेड बाई 1000, जिसको आप लिख सकते हो 12.8 इंटू मल्टीप्लाइड बाई मैम हाँ मैम KMnO4 का 158 है ना, 153 नहीं, KMnO4 का कितना है, 158। अच्छा हाँ 158, सॉरी सॉरी सॉरी, ओके। तो ये हो जाएगा 12.8 डिवाइडेड बाई 12.8 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस, सॉरी 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 उल्टा कर दिया। तो गिवन मास कितना है, हमने इसको ग्राम्स में कन्वर्ट कर लिया, तो 12.8 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाई मोलर मास कितना होता है SO2 का 64। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो समवेयर अराउंड कुछ वैल्यू आएगी आपकी 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 4, ठीक है। सॉल्व करना है प्रॉपरली। नेक्स्ट है आपके पास 29.4, तो लिख लो डायरेक्टली 29.4 डिवाइडेड बाई K2Cr2O7 का मॉलिक्यूलर मास कितना निकल के आया 294, तो डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 1.10 मोल्स। नेक्स्ट है आपके पास 63 ग्राम्स ऑफ H2C2O4.2H2O, तो इसका पूरे का जब आप मॉलिक्यूलर मास निकालोगे, वाटर का भी इंक्लूड करना है, तो आता है वो 126, ठीक है। अब गिवन मास कितना है 63 डिवाइडेड बाई 126 which will be equal to 1/2 मोल्स, है ना। 63 2 is 126। पूछो कुछ डाउट है तो, समझ में आ गया, डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा अभी, हो सकता है मेरे को ऐसा आता है कि कल परसों थोड़ा सा लग रहा होगा, बट आई थिंक टुडे सारी चीजें कंबाइंड होके अब इजी लग रहा होगा। चलो ठीक है, अब हम मोल्स के 2-3 फॉर्मूलेज और हैं, ठीक है। कि पहले तो हमने निकाल लिया, अगर मुझे मोल्स निकालना है, अच्छा हमने मोल्स को रिलेट किससे किया था, हमने क्या बोला था, मोल्स एक लिंक है किसके बीच में, एवोगाड्रोस नंबर के बीच में, और यहाँ पे मास के बीच में। मास जो है वो कौन सा मास है, मोलर मास। फिर चाहे वो एटम भी हो सकता है और मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो भी है, जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, उनके बीच का रिलेशन है। तो अभी मोल्स हमने तब निकाला जब मुझे मास पता था, हम मोल्स तभी भी निकाल सकते हैं जब मुझे क्या पता हो, नंबर ऑफ एटम्स। तो मोल्स का एक और फॉर्मूला हो जाता है यहाँ पे कि गिवन नंबर ऑफ एटम्स, कितने एटम्स गिवन है, डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर, ओके, जिसको आप लिख सकते हो गिवन नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय n, दिस आल्सो गिव्स यू मोल्स। तो अगर नंबर के रिस्पेक्ट में गिवन है तो अब आप ऐसे करोगे, नंबर को पहले मोल्स में कन्वर्ट करोगे,
फिर मोल से मतलब नंबर को पहले मास में कन्वर्ट करोगे, फिर मास से मोल्स में आओगे, तो इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली भी कर सकते हो। समझ में आया? क्लियर टू एवरीवन? तो मोल्स के लिए नंबर के रेस्पेक्ट में ये फॉर्मूला भी हो जाता है। ओके, अब अगर आपको मोल्स पता हो, ओके, इफ यू नो द मोल्स, और आपसे पूछे कि नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं एंड यू नो द मोल्स, तो वो कितना हो जाएगा? जो भी आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आया है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो भी है, मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रोस नंबर, ये दे देगा आपको नंबर ऑफ एटम्स या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। व्हाट इज एन हियर? मोल्स। अभी क्वेश्चन करोगे तो सब चीजें धीरे धीरे ऑटोमेटिकली समझ में आएंगी। ठीक है, तो मैं एक फ्लो चार्ट टाइप का बनवा देती हूँ जिसमें आपको रिलेशन समझ में आ जाएगा। ये रहा हमारे पास मास। मास से अगर मोल्स में मुझे जाना है, गिवन मास है और मॉलिक्यूलर मास तो सबका पता ही होता है, तो उससे अगर मुझे मास से मोल्स में जाना है तो फॉर्मूला है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, तो अगर मुझे मास मोल्स से मास में जाना है तो मास मतलब क्या, गिवन वेट, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? गिवन मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। ओके, नेक्स्ट अगर मुझे मोल्स से नंबर में जाना है, मॉलिक्यूल्स या फिर एटम्स का नंबर में जाना है, ओके, तो पहले हमको ये कोशिश करनी चाहिए कि मोल्स निकाल लेना चाहिए। तो नंबर से मोल्स हम कैसे निकालते हैं? n इज इक्वल टू जो भी गिवन नंबर है डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। तो मोल्स से अगर मुझे नंबर की तरफ जाना है यहाँ से, तो गिवन नंबर किसके इक्वल हो जाएगा? n इंटू एवोगाड्रोस नंबर। सो गिवन नंबर इज इक्वल टू n इंटू एवोगाड्रोस नंबर। समझ में आया? क्लियर है सबको? आई होप अभी चीजें क्लियर हो रही होंगी धीरे धीरे। हाँ मैम। ठीक है, अब क्वेश्चन दे रही हूँ मैं, होमवर्क के लिए दे रही हूँ, ट्राई करके देखना। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन दे रही हूँ। फर्स्ट, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स कॉमा molecules in 200 grams of CaCO3. Second portion, also calculate number of atoms of calcium, carbon and oxygen. Third, also calculate, बेटा स्क्रीन पे मत लिखो क्रिश, also calculate number of electrons, protons and neutrons. ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगेगा सेकेंड और थर्ड पोर्शन में। मुझे पता है शायद आप ना कर पाओ, दैट इज ओके, मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी कैसे करना है। ठीक है, ये लिख लो, लिखो क्वेश्चन, फिर 1-2 क्वेश्चन और होमवर्क में देना है। थर्ड क्वेश्चन क्या है? ऑल्सो कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। सेकेंड एंड थर्ड पोर्शन चाहे तो आप छोड़ सकते हो, मैं बता दूंगी आपको कैसे करना है।
ओके, डन एवरीवन? चलो एक ही क्वेश्चन दे रही हूँ होमवर्क के लिए, ट्राई करना। मैं थोड़ा सा हिंट दे देना चाहती हूँ कि अगर मेरे पास कोई हिंट, मेरे पास कोई मॉलिक्यूल गिवन है, जैसे यहाँ पे मॉलिक्यूल क्या है, CaCO3, और क्वेश्चन पूछ रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कैल्शियम, मतलब 200 ग्राम्स में कितने कैल्शियम के एटम प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, उसमें अगर मैं कैल्शियम का कितना एटम है, जो भी एटॉमिसिटी बोल देती हूँ, कैल्शियम का एक ही एटम है, एटॉमिसिटी मतलब नंबर ऑफ एटम, ठीक है, कैल्शियम के रेस्पेक्ट में, एक एटम के रेस्पेक्ट में, वो आपको दे देगा टोटल नंबर ऑफ कैल्शियम एटम्स। ये ट्राई करके देखो, ठीक है। ये हिंट हो गया सेकंड वाले के लिए। थर्ड वाले के हिंट की अगर हम बात करें, आपको पता है कि मैं प्रोटॉन बताती हूँ, कैल्शियम पे कितने प्रोटॉन होते हैं, 20 प्रोटॉन, ठीक है। तो जितने भी मेरे पास कैल्शियम एटम होंगे, यहाँ से जितने भी नंबर ऑफ कैल्शियम एटम्स आएंगे, उसको अगर मैं 20 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो वो मुझे क्या दे देगा, टोटल नंबर ऑफ कैल्शियम एटम्स, ठीक है। चलो, सो आई विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास। ये आपका हिंट है, अगर आप इस हिंट को यूज करके क्वेश्चन कर पाते हो, वेरी गुड, नहीं कर पाओगे तो नेक्स्ट क्लास में आई एम डेफिनेटली गोइंग टू टेल यू।